हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है चर्च राज्य सत्ता संघर्ष और उसका राजनीतिक चिंतन पर प्रभाव। द चर्च स्टेट कंट्रोवर्सी एंड इट्स इफेक्ट ऑन पॉलिटिकल थॉट। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है और काफ़ी लेंथी भी है बिकॉज ऑफ 2 टाइम पीरियड हम इसमें डिस्कस करने वाले, एक चर्च को लेकर के और राज्य सत्ता को लेकर के। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जानेंगे द नेचर ऑफ कंट्रोवर्सी, कि संघर्ष का स्वरूप कैसा है, वो कैसे स्टार्ट होती है, वो कौन सी आइडियोलॉजी है कि चर्च और राज्य के बीच में अथॉरिटी को लेकर के जो कंट्रोवर्सी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इससे आपको थोड़ा सा मतलब पता लग पाएगा कि एक्चुअल में ये जो संघर्ष है वो कहाँ से स्टार्ट होता है और इसकी क्या स्टोरी है और किस तरीके से राजा आते हैं, किस तरीके से फिर पोप के भी जो उत्तराधिकारी वो आते हैं, उनके बीच में क्या कंट्रोवर्सी चलती है, लास्ट में कौन विनर होता है इसमें। इन सारी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलती है। तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है, देखिए आप थिंकर को पढ़ सकते हो, स्किप करके पढ़ सकते हो, लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी वाला चैप्टर है इसमें एक स्टेप बाय स्टेप जो कड़ियाँ हैं वो जुड़ी हुई हैं। अगर आपने बीच में छोड़ करके स्किप करके पढ़ने की कोशिश की तो बीच में बहुत सारी सी इन्फॉर्मेशन है जिससे आप मतलब छोड़ सकते हो। ठीक है, वो आपके स्किप हो जाएंगे। तो चलिए अब जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम संघर्ष का स्वरूप, यानी कि द नेचर ऑफ द कंट्रोवर्सी। तो जब हम मिडिवल एज की बात करते हैं, यानी कि मध्य युग की बात करते हैं, तो उसमें राजनीतिक चिंतन का जो प्रमुख विषय रहा है डिस्कशन का, यानी कि मेन जो टॉपिक रहा है वो चर्च और राज्य के बीच चलने वाली जो सत्ता संघर्ष है, जो कंट्रोवर्सी अथॉरिटी को लेकर, वो मेनली वहाँ पर देखा गया था। तो इस संघर्ष का मुख्य विषय था दोनों के सत्ता प्रयोग है उसको अचीव करने का। ठीक है भाई, संघर्ष दो विचारधाराओं में या दो लोगों में या दो अथॉरिटी में किस बात को लेकर के होगा कि किसकी अथॉरिटी की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, कौन सबसे ऊपर है। और इस संघर्ष की स्टार्टिंग होने से पहले ही दो तलवारों के सिद्धांत के अनुसार भी यह माना जाता था कि परमात्मा ने इस पूरी पृथ्वी पर ना शासन संचालन के लिए दो तरीके की व्यवस्था की है, एक है लौकिक और दूसरा है परलौकिक। लौकिक जो व्यवस्था है बेसिकली उसका जो सम्राट है वो मतलब उसको संभालने वाला है, बेसिकली अगर हम बात करें उसका जो अधिकारी वो सम्राट है। ठीक है, लेकिन अगर हम परलौकिक सत्ता की बात करें तो उसका अधिकारी ईसाई चर्च का प्रमुख रोम का पोप है। तो ये जो दो तलवारों का सिद्धांत है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस था वेस्टर्न कल्चर्स में, और यूँ कहें कि जो मिडिवल एज था उस समय पर, तो यहीं से संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि हर एक जो अथॉरिटी वो अपने आप को प्रायोरिटीज़ देती है, सुप्रीम मानती है। ठीक है, तो लौकिक सत्ता का जो अधिकारी है सम्राट होता है, और जो परलौकिक का इन्होंने बताया कि जो ईसाई चर्च का प्रमुख होता है, रोम का जो पोप होता है, वो इसका सबसे मतलब टॉप का अधिकारी होता है, ऑफिसर होता है। तो इन दोनों को अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने की स्वतंत्रता है और इनमें किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा दो तलवारों के सिद्धांत में लिखा हुआ था। ठीक है, बल्कि सामाजिक हित को ध्यान में रखकर इन दोनों को आपस में सहयोग करना चाहिए। तो ऐसी तो चीज़ें थी कि इनका नेचर था कंट्रोवर्ट, मतलब ये जो था ना संघर्ष, इसका स्वरूप थोड़ा सा हम देखें, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें ना जैसी लिखी हुई थी सिद्धांत में, दो तलवारों का सिद्धांत जो था जैसी लिखी हुई थी वैसी नहीं थी एग्जैक्टली, वास्तविकता तो कुछ और थी। चर्च और राज्य में वास्तविक सत्ता संघर्ष चली थी 11 सेंचुरीज के मिडिल टाइम पीरियड, यानी कि मध्य युग में, वहाँ से वो स्टार्ट होती है, यानी कि 11वीं शताब्दी के मध्य से ये स्टार्ट होती है, जब हेनरी थर्ड की मृत्यु के बाद हेनरी फोर्थ जो उसका बेटा था वो सम्राट बनता है। तो इमेच्योरिटी का लाभ उठा करके जो वहाँ के पोप थे उस समय पे, निकोलस सेकंड, उन्होंने पोप की निर्वाचन प्रणाली में ही परिवर्तन करने की घोषणा कर दी। ठीक है, मतलब चेंज कर दिया। अब इमेच्योर कोई किंग होगा तो उसका फ़ायदा तो और लोग उठाएंगे ही ना, वो मैच्योरिटी नहीं है, वो समझ नहीं है उसके अंदर, तो वहाँ पर जो फ़ायदा उठा वो निकोलस द्वितीय ने पोप की पूरी निर्वाचन जो इलेक्शन सिस्टम है, जो इलेक्ट करने की जो प्रोसेस है वो ही चेंज कर दिया। ठीक है, और पोप के निर्वाचन के लिए सम्राट की सहमति की शर्त को समाप्त कर दिया कि भाई अगर पोप का निर्वाचन होगा तो उसमें सम्राट की सहमति ज़रूरी नहीं है। ठीक, और इसी तरीके से उसने इस संबंध में सम्राट के नियंत्रण से स्वतंत्रता घोषित कर ली कि अब पॉप और पॉप से जुड़ी हुई या चर्च से जुड़ी हुई जो भी अथॉरिटी है, जो भी कार्य है, वो सम्राट से स्वतंत्र होंगे, उसमें सम्राट किसी भी प्रकार से उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। इस तरीके से उन्होंने पॉलिसी चेंज की। तो हेनरी फोर्थ ने वयस्क होने पर, यानी कि जब वो अडल्ट हो गया, जब थोड़ी सी उसमें समझ आ गई, तो वो फिर से अपने इस अधिकार का प्रयोग करने की कोशिश की। तो इसका जो पोप ग्रेगरी सप्तम थे उन्होंने इसका विरोध किया
और फाइनली रिजल्ट क्या निकला कि चर्च और राज्य के बीच वहाँ से वो सत्ता प्रारंभ, जो सत्ता संघर्ष है वो वहाँ से स्टार्ट हो गई। ठीक है, क्योंकि जो पहले जो नियम थे वो चेंज किए गए, अब वापस से जब वो समझदार हो गया, ठीक है भाई, जो हेनरी फोर्थ था, सम्राट था, वो जब समझदार हो गया, सो जब चीज़ें क्लियर आउट दिखने लगी कि हाँ ये थोड़ा सा अलग हो रहा है और ये चेंज नहीं होना चाहिए, वापस से वो अपनी स्थिति में आना चाहता था, वापस से वो सारी पॉलिसी क्रिएट करना चाहता था, तो वहाँ पर जो पॉप थे वो अब उसके अगेंस्ट हो गए थे। तो यहीं से जो संघर्ष और कंट्रोवर्सी वो स्टार्ट हो जाती है, जो अगली 4 सेंचुरीज तक बराबर चलती रहती है। यानी कि आप सोच सकते हो 4 शताब्दियों तक ये बराबर चलता रहता है संघर्ष। तो प्रारंभ में इस संघर्ष में पोप की विजय होती है, लेकिन बाद में सम्राट के पक्ष में पलड़ा भारी पड़ जाता है। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं कि जो राज्य और चर्च की सत्ता संघर्ष को लेकर का था, वहाँ पर 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया था। प्रथम भाग की बात करें तो चर्च की सर्वोच्चता का काल इसको बोला जाता है। यह काल 11वीं से 12वीं शताब्दी का काल होता है। और दूसरा जो भाग है वो है राज्य की सर्वोच्चता का काल। ये काल 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच रखा गया है। यानी कि 1 बाय 1 करके दोनों का जो सिस्टम है वो वहाँ पर पहुँचा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रथम काल की घटनाक्रम का, जहाँ पर चर्च की चरमोत्कर्ष देखा गया, यानी कि टाइमलाइन ऑफ प्राइमरी एरा एंड क्लाइमेक्स ऑफ द चर्च, यानी कि जहाँ पर राज्य की जो पावर है वो तो डिस्ट्रॉय धीरे धीरे हो ही रही थी, लेकिन जो सुप्रीम पावर थी वो चर्च की थी। तो शासकों द्वारा धर्माधिकारियों की नियुक्ति की प्रथा, अब यहाँ पे कहानी शुरू होती है धर्माधिकारियों की नियुक्ति की प्रथा से। हिल्डेब्रांड नामक व्यक्ति 1073 में पोप ग्रोगरी सप्तम के रूप में पदासीन हुआ और वह एक महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस और चर्च की सत्ता का समर्थक व्यक्ति था। वह उसे सशक्त और स्वतंत्र बनाना चाहता था और पोप बनते ही उसने अब तक की चली आ रही शासकों के द्वारा बिशपों की जो नियुक्ति होती थी उसकी प्रथा को बंद कर दिया। और इस प्रकार उसने बिशपों, एक बिशप एक पोस्ट होती है जो चर्च में होती है, ठीक है, तो उसने बिशपों के चुनाव में शासकों के जो इंटरफेयर था उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। उसका एक आदेश द्वारा बिशपों का जो शासक के द्वारा पद ग्रहण करना धर्म विरुद्ध घोषित कर देगा कि भाई बिशप जो होंगे वो सम्राट उसको अब नियुक्त नहीं करेगा, ये धर्म के विरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, और ये चेतावनी दी कि अगर कोई भी इसका उल्लंघन करेगा तो वो चर्च से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। तो उसका यह कार्य सम्राट हेनरी फोर्थ के लिए चुनौती के समान था, और जिसने इस प्रश्न को लेकर के काफ़ी हद तक दोनों के बीच में मतलब कंट्रोवर्सी, मतभेद क्रिएट किया। ठीक, और इसी तरह अपनी गद्दी को सुरक्षित करने के बाद हेनरी ने पॉप से फिर से प्रतिशोध लेने की चेष्टा की। अब प्रतिशोध का तो बनता ही है भाई, उसको इतनी इंसल्ट फील कराई, ठीक है, वो सम्राट है लेकिन फिर भी वो अपने राज्य में कहीं इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो धीरे धीरे जो पावर थी वो चर्च के हाथों में कंट्रोल होती जा रही थी। तो ऐसे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उसके सामने रखी गई, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग काफ़ी हद तक उसने पोप के सामने क्षमा भी मांगी, नहीं सॉरी फील किया, सॉरी बोला। तो ऐसी चीज़ को लेकर के उसने फिर बाद में रेवेंज लेने की कोशिश की कि भाई मैं इसको बदला जरूर लूँगा। तो इस उद्देश्य से उसने रोम को अपने अधीन कर लिया और वहाँ धर्माचार्यों की एक परिषद बुलाई, जिसने पोप ग्रोगरी को धर्म से बहिष्कृत करके पोप के पद से उसको हटा दिया। पोप ने अपनी रक्षा के लिए नॉर्मन लोगों को आमंत्रित किया, यानी कि नॉर्मन जो थे वो प्रॉपर रूप से पोप और जो चर्च की सत्ता थी उसके सपोर्टर थे, और वो वहाँ पर जब इन्वाइट किए गए तो उनके डर से हेनरी जर्मन भाग गया। अब काफ़ी सारे मेजोरिटी में लोग, जब चर्च की सत्ता के समर्थक वाले लोग मेजोरिटी में इकट्ठे होंगे तो वहाँ पे एक अकेला सम्राट क्या ही कर सकता है, वो जर्मनी भाग गया। अब उन्होंने आकर रोम को खूब लूटा, तो रोमवासी पोप ग्रोगरी से नाराज़ हो गए। तो फाइनली रिजल्ट क्या निकलता है कि अपने आप को असुरक्षित समझकर वह नॉर्मन लोगों की शरण में चला गया, जहाँ 1085 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके कुछ समय बाद हेनरी फोर्थ की भी मृत्यु हो गई। लेकिन दोनों की मृत्यु होने पर भी जो मेन क्वेश्चन था वो पहले की तरह उलझा रहा और 12वीं शताब्दी तक यूरोपीय राजनीति को प्रभावित करता रहा। अब नेक्स्ट मतलब एक पड़ाव और आगे बढ़ते हैं इनोसेंट तृतीय के बारे में। ठीक है, यानी कि पोप जो ग्रोगरी थे, जो पोप थे, वो मर गए थे। ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद में उनके उत्तराधिकारी इनोसेंट तृतीय वहाँ पर आए थे। अब देखते हैं ये किस तरीके की एक्टिविटी करते हैं। पोप ग्रोगरी सप्तम की मृत्यु के 100 वर्ष बाद में इनोसेंट तृतीय पोप की गद्दी पर बैठा। ठीक है, अब गद्दी पर बैठते उसने चर्च की शक्तिशाली और सर्वोच्च बनाने की चेष्टा की। उसने कहा कि भाई चर्च को हम सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाएंगे अब, ठीक है, सुप्रीम बनाएंगे। वह एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति था जिसने सभी यूरोपीय शासकों को अपने आदेश मानने के लिए बाध्य कर दिया। वह इसी तरीके से अपना परम कर्तव्य समझता था।
ठीक है, कि ये मेरा सबसे सुप्रीम ड्यूटीज़ है और मैं पूरी चर्च की जो सत्ता है उसको पावरफुल बनाऊंगा, सुप्रीम बनाऊंगा, प्रायोरिटी में वो होगी। और मतलब अपना परम करते हुए समझता था कि राजाओं के नैतिक आचरण की जांच पड़ताल करके वह उनके धर्म की सीमाओं में रखे और अपने पोप के रूप में अभिषेक के समय उन्हें घोषित किया था। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी कि उसने मतलब एक तरीके से भाई जो चर्च की सत्ता जब किसी के हाथों में आ जाती है, पोप जो कि हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके कि भाई रोम में जो पोप है वो सबसे सुप्रीम माना जाएगा, तो ऐसे में वो बहुत सारी नीतियाँ, बहुत सारी पॉलिसी वो अपने हिसाब से चेंज करेगा। वो सम्राट को ज़्यादा वैल्यू देता नहीं था, ठीक है, तो वो एक तरीके से कि लिमिट में इंटरफेयर करे। तो इस तरीके की चीज़ें चलती चली गई। और इसके बाद मतलब कहानी ये है कि जो प्रथम काल का घटनाक्रम था, जो टाइम ऑफ प्राइमरी एरा था, उसमें चर्च की सुपरमेसी चीज़ें, पावर्स, वो सब कुछ देखा गया। तो सम्राट की तो कोई वैल्यू उस समय पे थी नहीं, बनी लेकिन धीरे धीरे बनी समय रहते। जब दूसरा काल, जब द्वितीय भाग हम इसका पढ़ेंगे तब वो राज्य सत्ता आएगी, तब उसके बारे में पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं इनोसेंट फोर्थ और फेडरिक द्वितीय की। यहाँ से थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा कि जर्मन सम्राट फेडरिक द्वितीय ने यह दावा किया कि उसे सत्ता ईश्वर से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुई है, न कि पोप के माध्यम से। ठीक है, उसने सीधा सीधा ये बोल दिया कि तुमने मुझे सत्ता अथॉरिटी नहीं दी है, यहाँ पर सीधे मुझे गॉड ने ये प्रत्यक्ष रूप से प्रदान किया है। ठीक है, और वह लौकिक विषयों में उसके अधीन नहीं है और इसलिए इस संबंध में उसके आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो सीधे सीधे इनोसेंट फोर्थ जो नेक्स्ट पोप था, इनोसेंट तृतीय के बाद में इनोसेंट फोर्थ जो आया था, जो नेक्स्ट पोप था वहाँ का रोम का, तो उसे सीधे सीधे कह देता कि आपके जो रूल रेगुलेशन है वो मेरे ऊपर नहीं चलेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता हूँ और मैं सीधा ईश्वर से ही, ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ। मुझे ईश्वर ने मैं यहाँ पर मतलब एक तरीके से मेरे लिए ईश्वर ने चुना है ये सारी चीज़ें, तो वो बाध्य नहीं है। किंतु इनोसेंट फोर्थ ने इसे मानने से इनकार कर दिया और अपने अधिकारों का समर्थन करते हुए कहा कि पोप ही राजाओं को अपनी शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, और राजा उसके अधीन है। तो फेडरिक द्वितीय ने फेडरिक सेकंड को, मतलब जो फेडरिक सेकंड था, उसको पोप के इस तर्क को स्वीकार करना पड़ा। ठीक है, सिचुएशन थी, उसने एक्सेप्ट कर लिया और इस तरह पोप की शक्ति का कारण फेडरिक द्वितीय के स्वतंत्रता का प्रयत्न विफल हो गया। मतलब एक तरह से इंडिपेंडेंट होना चाहता लेकिन नहीं हो पाया। चलो ठीक है, कंडीशन थी, उसने वहाँ पे एक्सेप्ट की चीज़ें। लेकिन 1250 में जब उसकी मृत्यु हुई तो चर्च की शक्ति चरम शिखर पर थी, यानी कि चर्च बिल्कुल सुप्रीम पर था उस समय पर, उसका मुकाबला करने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन भैया जो एक्सट्रीम में जाता है ना, उसका विनाश देखिए निश्चित होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार पीक पर जाने के बाद वो बैलेंस है। पीक पर जाने के बाद अपने आप को बैलेंस रखना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, बट वो नहीं रख पाए। तो क्या हुआ, शीघ्र ही इस स्थिति का अंत हो गया जब फ्रांस के राजा के रूप में फिलिप फोर्थ का उदय होता है। भाई फेडरिक द्वितीय के बाद में आता है फिलिप फोर्थ, इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी शार्प एंड वेरी पावरफुल सम्राट। ठीक है, जिसने पोप की सत्ता को चुनौती दी, सीधे तौर पर उसे अल्टीमेटम दिया और इस चुनौती की वजह से चर्च राज्य सत्ता संघर्ष में एक नया मोड़ आया और उसने चर्च की शक्ति का जो प्रभाव था वो बिल्कुल फिनिश कर दिया। तो यहाँ से दूसरा काल शुरू होता है जहाँ से राज्य सत्ता अब प्रायोरिटी में आती है, अब सुपरमेसी बनती है, चर्च सत्ता डिस्ट्रॉय होती है धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ से चीज़ें बनती हैं। तो आई होप सो इसका जो प्रथम भाग है, जो कि हमने चर्च की सर्वोच्चता को लेकर के डिस्कस किया, यहाँ तक की चीज़ें आपकी क्लियर आउट होगी। फिर भी अगर कोई डाउट होता है, जो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको कुछ भी चीज़ें मतलब डाउटफुल लग रही है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है। और इसका जो सेकंड पार्ट है, यानी कि द्वितीय काल का जो घटनाक्रम है, यानी कि टाइमलाइन ऑफ सेकेंडरी एरा एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुपरमेसी ऑफ द स्टेट, अब राज्य की जो सर्वोच्चता की स्थापना वो कैसे होती है, कैसे वो स्टार्टिंग होती है, क्या उसकी कहानी है। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये फिर बहुत ही लंबा लेक्चर हो जाएगा जो आप टॉलरेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम जानते हैं 10 से 15 मिनट का लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियस होता है, उसके बाद सुनना बहुत धैर्य वाली बात होती है। और देखिए हर चीज़ ऐसे होती है कि इसको हम पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक एरा आपने पढ़ा प्रथम काल का जिसमें चर्च की सर्वोच्चता थी। ठीक है, 1 बाय 1 करके उत्तराधिकारी आते चले गए, लेकिन एट लास्ट जब फिलिप फोर्थ आया तब वहाँ से चीज़ें चेंज हुई और फिर राज्य सत्ता क्रिएट होती है। उसके बाद वो जो सेकंड होगा वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप से वीडियो लेक्चर आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।